मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है शायद, और सुनने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो संवाद हम कर पा रहे हैं इस फूल की वजह से हम लोग कहीं रुक जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा हटकर हम बात कर लेंगे। आज विशेष दिवस है क्योंकि हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा पर विचार करने के लिए विकसित भारत 2047 के संदर्भ में हम सभी आए हुए हैं। और निश्चित रूप से मेरे लिए यह और भी सौभाग्य की बात है कि मैं जिन महानुभावों के साथ, महापुरुषों के साथ मंच पर हूँ, उन्होंने अपना जीवन, अपना सर्वस्व इस देश में ज्ञान परंपरा को, भारतीय ज्ञान परंपरा को स्थापित करने में दे दिया है। और ऐसे में मेरा जो विचार होगा वह किस प्रकार का होगा अपने अग्रजों के समक्ष। तो सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित अपने अग्रजों को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हम सबों ने उनको लंबे समय से सुना है और हमारी जो विचारधारा की निर्मित हुई है भाषिक परिवेश में, देशज परिवेश में, देश के चिंतन के परिवेश में, सैद्धांतिकी के रूप में, विमर्श के रूप में, वो आपके ही द्वारा हम सबों ने उसका सुचिंतित चिंतन किया है। तो आज का दिन मेरे लिए भी आप लोगों के साथ बहुत ही विशेष है, और मैं यहाँ अपने आप को अध्येता नहीं, मैं अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में मैं यहाँ पा रही हूँ। अपने गुरुजनों के समक्ष कुछ कह सकना, ऐसे जो सिद्धस्थ हैं उनके सामने बोलना निश्चित रूप से मेरे लिए सरल तो नहीं ही है, और उन्हीं के निर्देशानुसार हम आगे चल रहे हैं। और मैडम के कारण, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, ऐसी भावना मैडम को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ कि नाम का बहुत अंतर नहीं है, मैं वंदना हूँ, वो भावना है। तो मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है, और ख़ास करके देश के ऐसे विश्वविद्यालय में, ऐसे कॉलेज में जहाँ पर जो बच्चे हैं अंग्रेज़ी पढ़े हुए हैं, अंग्रेज़ी की परंपरा से आए हुए हैं, और साथ में जिस विषय को लेकर के पढ़ रहे हैं, बीबीए, कंप्यूटर और तमाम तरह के तकनीकी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी की चीज़ों को पढ़ रहे हैं, और उनके सम्मुख जब मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो निश्चित रूप से वह कुछ खास हो रहा है। और उनके पास धन्यवाद मैडम। हाँ नहीं ठीक है, हाँ हाँ नहीं बस, हाँ हाँ मुझे लगता था कि मैं लंबी हूँ, लेकिन यहाँ लगता है कि और लंबा होने की ज़रूरत है। तो आप कहीं भी जाएं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ना समझें, क्योंकि आपसे श्रेष्ठ लोग और भी मौजूद होते हैं, है ना। और कहते हैं कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो हरि की कृपा होती है तभी ही हम सुविज्ञ जनों के बीच में बैठते हैं, और इसीलिए मेरा दायित्व आप लोगों के साथ और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप सबों के मध्य मैं भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करूंगी। ऐसे बच्चे जो टेक्नोलॉजी के साथ खेल रहे हैं, जो उसे पढ़ रहे हैं, जो उनकी भाषिकता है जिसको वो समझ पा रहे हैं, वो अंग्रेजी के माध्यम से आई हुई है। और ऐसे में हम अपनी संस्कृत की जो परंपरा है, जो हमारी लोक भाषाओं की परंपरा है, जो हमारी हिंदी की परंपरा है, और भारतवर्ष जैसे देश में जहाँ पर की बहुभाषिकता है, जहाँ पर कि हम विभिन्न संस्कृतियों के लोग हैं, ऐसे में अपनी विरासत को कैसे सुरक्षित रखा जाए, यह एक प्रकार से आज चिंता का भी विषय है। और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जब यह सोचा गया कि हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में, यानी कि हमें अपनी चीज़ों को सुरक्षित करने की आवश्यकता है, नहीं तो जिस तरह की कल्चरल हेजीमनी हम पर लादी गई, हम पहले तो गुलाम रहे, और उसके बाद जो यह 70 वर्ष जो हम पूरे करने जा रहे हैं 1947 से अब तक, और जो उसके पाठ्यक्रम निर्माण समिति रही, और जहाँ पर से हमने चिंतन को लिया, वह सारे विदेशी थे, पाश्चात्य परंपरा से थे, और हम लोगों ने अपनी भाषा का विकास, अपने चिंतन दृष्टि का विकास हम सबों ने किया ही नहीं।
इसीलिए जब भी मैं किसी व्याख्यान में जाती हूँ तो मेरी एक सोच रहती है कि अच्छी बात है कि हम फ्रैंकफर्ट स्कूल को पढ़ें, अच्छी बात है कि हम जिनेवा स्कूल और शिकागो स्कूल के बारे में जानें, लेकिन हम कश्मीर स्कूल ऑफ थॉट के भी बारे में जानें, हम कन्नौज स्कूल ऑफ थॉट के भी बारे में जानें, हम काशी स्कूल ऑफ थॉट के भी बारे में जानें, हम मिथिला स्कूल ऑफ थॉट के भी बारे में जानें। क्योंकि विश्व में ऐसे समय जब पूरा हिमयुग था और वैसे में हमारे ऋषि मुनि यहाँ पर नीति की बात कर रहे थे, मूल्य की बात कर रहे थे, संस्कृति की सुरक्षा की बात कर रहे थे। और आज देखिए शिक्षण संस्थानों में इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी क्यों हम मूल्यहीनता के शिकार हो जाते हैं हमारे बच्चे। यह एक प्रश्न है। आप किसी भी बच्चे से पूछिए, बल्कि आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या आप हिंदी और अंग्रेजी के अलावे आपके पास आपकी लोक भाषा आपके हृदय में जीवित है क्या? क्योंकि यदि लोक भाषाएं, हमारी मातृभाषाएं हमारे हृदय में जीवित नहीं रहेंगी तो हम अपने क्षेत्र को भूल जाएंगे, अपने देश को भूल जाएंगे, हम उन सारे मेटाफर को भूल जाएंगे जिनसे हमारी निर्मित हुई है। हमारे पास हमें कहने के लिए हमारे पास कोई इमेजेस नहीं रहेंगे। हम हिंदी में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि रूपक की हमें आवश्यकता है, हमें हमारा मुहावरा चाहिए, हमें हमारी लोकोक्ति चाहिए। इसीलिए अक्सर मैं कहती हूँ कि हमारी कविता जैक एंड जिल वेंट अप द हिल नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी कविता जब होगी तो उसमें गंगा नदी बहेगी, हमारी कविता जब होंगी तो उसमें मोर, पपीहे, कोयल की आवाज होगी, हमारे जो पहाड़ होंगे उसमें मंदराचल के पर्वत होंगे, हमारे पास कैलाश पर्वत होगा और तमाम तरह के हिमालय की बात हम करेंगे। हमारी कविता आल्प्स की बात करेगी, ये अलग बात है कि हम और विस्तृत करेंगे, विश्व दृष्टि से बात करेंगे। लेकिन हमारी कविता में मिसिसिपी आने से और नील नदी के आने से पहले आवश्यकता है कि हमारी भाषा में गंगा बहे। क्योंकि जो देश अपनी अस्मिता को भूल जाता है, जो अपनी धरित्री को भूल जाता है, जो अपनी सरजमी को भूल जाता है, वो एक प्रकार से किसी न किसी प्रकार से किसी हेजीमनी का शिकार हो जाता है। हम पढ़ तो रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? हमारी भाषा में, हमारे चिंतन में, हमारी शक्ति में हमारी धरती नहीं है, हमारे प्रकृति नहीं है, हमारी प्राकृतिक उपत्यकाएं नहीं हैं। तो ऐसे हम अपने किसी भी गुरुजनों के बारे में, गुरु और ऋषि परंपरा को हम नहीं जानते हैं, हम गुरुकुल को नहीं जानते हैं, हम आश्रम परंपरा को नहीं जानते हैं, और हम तमाम तरह के स्कूल्स की बात करते हैं और वहां से जो सिद्धांतिकी आती है जिसमें भारत कहीं भी मौजूद नहीं होता है, जिसमें अमेरिका मौजूद होता है, जो यूरोसेंट्रिक होता है, हम उसकी बातें करते हैं। इसीलिए आवश्यकता है कि जब हम बहुत दिन हो गए, हम लोग माल्थस, पीगू, एडम स्मिथ की बातें करते करते थक गए। आप बताइए कि हिंदुस्तान के कितने अर्थशास्त्रियों के बारे में आप जानते हैं, कितने किसानों के बारे में जानते हैं, कितने किसानों की समस्याओं के बारे में जानते हैं? क्योंकि आज जब हम विकसित भारत की बातें कर रहे हैं 2047 की, तो सरकार 4 स्तंभों पर बात कर रही है। भारत के युवाओं के बारे में बात कर रही है, भारत के महिलाओं के बारे में बात कर रही है, भारत के जो प्राकृतिक संसाधन है, जो किसान हैं, उनके बारे में बातें कर रही हैं। तो इसीलिए हम सबों को इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। और आप सबों को ध्यान दिलाते हुए मुझे इस काल को जब अमृत काल कहा गया, और अमृत काल में कहा गया कि पंच प्रण हम लें, और वह पंच प्रण क्या है, और उसी के बरक्स हम आपसे बात करेंगे कि वह पंच प्रण का जो चिंतन है वह कैसा है। क्योंकि वही पंच प्रण हमें इस प्रकार की जो हेजीमनी है, ऐसी जो वर्चस्ववादी जो राजनीति है, उससे मुक्ति देगी और हम राष्ट्रवाद की ओर आगे बढ़ पाएंगे। ऐसी शिक्षा का क्या जो हमें राष्ट्र से प्रेरणा, राष्ट्र को हम प्रेरणा ना दे सकें, हम राष्ट्र की बातें ना कर सकें। हमारे पास जितनी भी पॉलिटिकल थ्योरी आए, जितनी भी सोशियोलॉजिकल थ्योरी आए, वो सभी विदेश के हों, बाहर के हों, तो आखिर हमने इतने दिनों के विकास में किया क्या? इसीलिए उसको जानने की आवश्यकता है। जब हम बात कर रहे हैं अमृत काल के पंच प्रण की, तो पहला प्रण हम लोगों का क्या है? विकसित भारत का लक्ष्य। और इसीलिए अक्सर ये बातें की जाती है कि यह विकसित भारत का लक्ष्य कैसे होगा, कैसे, किस प्रकार से स्थापित होगा, जब हम लोग एक प्रकार से इस यहाँ पर जो सबसे अधिक युवा आबादी है, जो लोग हैं, उसकी बातें हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी संख्या जो है हमारी 345 मिलियन की सोची गई है कि 2036 तक
245 मिलियन हो जाएगी। हमारे पास सबसे अधिक युवा शक्ति है, हम उसकी बात नहीं करेंगे, उसके बारे में बातें नहीं करेंगे, उसकी शिक्षा दीक्षा की बात नहीं करेंगे, उसकी गति क्या होगी, उसकी दिशा क्या होगी, उसकी बातें नहीं करेंगे, तो शायद हम विकसित भारत के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी सरकार इस ओर बहुत ही इसकी मुखापेक्षी है कि हम कुछ बेहतर कर सकें। इसीलिए जब वह दूसरे प्रण की बात करती है तो दूसरा प्रण है गुलामी के हर अंश से मुक्ति। गुलामी के हर अंश से मुक्ति कैसी होगी? जब हमारी जो वैचारिकता है, जो हमारी चिंतन सामग्री है, जो हमारी पाठ्य सामग्री है, उसमें उन सारे जो वैचारिक गुलामी के स्वर हैं, वहां पर जो चीजें वहां पर उपस्थित हैं, उनको हटाया जाए और हम देश की मिट्टी और पानी की बात करें, देश के अपने शासकों की बातें ना करें जिन्होंने हमारा सिर्फ शोषण किया। हम उन राजाओं की बात करें जो दानशीलता में शूरवीर थे, महावीर थे, ऐसे लोगों की हम बातें करें। और इसीलिए जो हमारा तीसरा प्रण है, अपनी विरासत पर गर्व। ऐसा देश, ऐसा युवा जो अपनी विरासत पर गर्व ना कर सके, ऐसे पाठ्यक्रम की, ऐसी पाठ्यचर्या की और ऐसे पठन पाठन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि धीरे धीरे अंग्रेजियत ने हम सबों को इन सभी चीज़ों से दूर कर दिया। इसीलिए भाषा सीखना अलग बात है। आप ध्यान दीजिए, पूरे विश्व में जितना भी प्रगतिशील राष्ट्र है, चीन को देखिए, सभी लोग चीनी में पढ़ते हैं, चीनी जानते हैं। आप देखिए कि इजराइल को जब मौका आया, उसने रात भर में हिब्रू को भाषा बना दिया। आप जापान चले जाएं, आप फ्रांस चले जाएं, आप इटली चले जाएं, एकमात्र भारत देश ही ऐसा है। मैं सबों को चुनौती देती हूँ कि हिम्मत है तो 15 मिनट और आधे घंटे तक आकर के निरंतर हिंदी में बोलो। और मुझे बहुत दुख होता है कि एक भी बच्चा, एक भी व्यक्ति किसी भी मंच पर उपस्थित नहीं होता है जिसकी भाषा में अंग्रेजी के स्वर ना हो, अंग्रेजी की शब्दावली ना हो। मैं खुलेआम चुनौती देती हूँ कि ऐसा कोई भी बच्चा आए और निरंतर हिंदी में अपनी बातों को कहे। तो मुझे दुख होता है कि हमारी देश की भाषा को दोयम दर्जा देने वाले लोग किस तरह से हमारे युवाओं की मानसिकता का अपहरण, उनकी आत्मिकता का, आत्मा का अपहरण करके बैठ गए हैं। मैं कहती हूँ आप हिंदी में नहीं, आप अपनी मातृभाषा में बोलिए और देखिए कि आपके पास उसमें आप अचरज में पा जाएंगे। खुद को आप देखिए, खुद की भाषिक संस्कृति को देखिए कि आपकी भाषा में किस प्रकार से वो सारी चीजें आ गई हैं जो धीरे धीरे, हौले हौले से आपको पता भी नहीं चला, आपकी रगों में वह दौड़ने लगा। और इसीलिए हमें अपनी भाषिकता की ओर, अपनी संस्कृति की ओर, अपनी भूमि की ओर, भारत भूमि की ओर देखने की आवश्यकता है। और इसीलिए विरासत पर गर्व करने की आवश्यकता है कि हम जब मॉन्यूमेंट की बात करें, जब हम स्थापत्य कला के नमूनों की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ कुछ खास ही ऐसे स्थापत्य कला के नमूने ना दिखें। हमें उस चिंतन की ओर जिसके लिए विवेकानंद ने अपने जीवन को सौंप दिया, देश पर न्योछावर कर दिया, हम भगिनी निवेदिता के उस स्वप्न को देखें। जब भगिनी निवेदिता सबों को कहती है कि जो तुम चित्रकला बनाते हो उसमें गंगा का चित्र होना चाहिए, घाट का चित्र होना चाहिए, भारत माता का चित्र होना चाहिए, ऐसी महिलाएं होनी चाहिए जो अपनी संस्कृति के साथ पूजा करते हुए नदी का, घाटों का लौट रही हैं, मंदिर की घंटियों के चित्र बनाओ जिसमें से भारत का भाव हमारे अंदर निनाद हो। ऐसा ना हो कि हम काफका नहीं बन सकते हैं, हम इस तरह के अल सल्वाडोर डाली नहीं बन सकते हैं कि कहीं का भी मूछ लगा दिया, कहीं का भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ऐसा कर दिया। तो हम ऐसी चीज न बनाएं जिसमें हम चित्रकार बने तो भारत के भावों को वहां पर अभिव्यक्त करें। हम कविता लिखें तो भारत की, भारतीयता की कविता लिखें। हम यदि संस्कृति कर्मी बने तो भारत की लोक भाषाओं को आग्रह दें। आप जानते हैं कि गिरीश कर्नाड ऑक्सफोर्ड में मैथमेटिक्स के, गणित के प्रोफेसर थे और वहां से वह छोड़ करके आते हैं तो उनका हृदय बहुत विगलित होता है। वो कहते हैं कि अपनी लोक भाषाओं को लेकर के वह फिर नाटक लिखने लगते हैं और उसमें वो छऊ नृत्य के बारे में लिखते हैं, उसमें मेले के बारे में लिखते हैं, गुड़िया के बारे में लिखते हैं और भारतवर्ष की जो परंपरा के अनुसार जो संवाद है, जो डायलॉग है, उसके बारे में वो चिंतन करते हैं। इसीलिए आप उनके किसी भी नाटकों को देखें या पढ़ें तो आपको भारत के भाव की जागृति मिलेगी। अलग अलग जगहों से जो उनका सांस्कृतिक परिवेश है उसके बारे में वो लिखते हैं। इसीलिए आवश्यकता है कि हम सिर्फ हिंदी न पढ़ें,
हम उसी तरह से ओडिया पढ़ें, हम तमिल पढ़ें, तेलुगु पढ़ें, कन्नड़ पढ़ें, यहाँ तक कि हम झारखंड की जो आदिवासी भाषा है और उसकी जो ओल चिकी लिपि है हम उसके भी बारे में जानें, जो कुरुक भाषा है उसकी जो लिपि है उसको भी जानें। हम आसाम जाएं तो हम शंकर देव को पढ़ें, हम देखें कि शंकर देव जैसा व्यक्ति पूरे 40 वर्ष तक पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करता है और जा करके एक नाम शरणम धर्म की स्थापना करता है, क्योंकि लगने लगा है उनको कि कहीं यह देश टूट न जाए, क्योंकि इस तरह से घुसपैठिए आ रहे हैं जो हमारी संस्कृति पर प्रभाव भार दे रहे हैं और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए वो आकर के शंकर देव तमाम तरह के वर्गीत लिखते हैं, कीर्तन घोषा लिखते हैं और पूरे आसाम के जनजीवन को एकत्रित करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि ऐसा ना हो कि हम आपस में लड़ करके अपनी विचारधाराओं में बंट करके हम अपने देश को बांट दें। और इसीलिए शंकर देव जैसे इसीलिए जब हम आसाम को पढ़ते हैं तो ना सिर्फ हम माँ कामाख्या के बारे में सोचें और हम यह सोचें कि वहाँ पर मैतेई भी है, वहाँ कॉकबोरक भी है, वहाँ विष्णुप्रिया भी है, वहाँ सिल्हेती भी है। और आप 7 सिस्टर्स की बातें करेंगे तो विश्व में तो इतनी कहीं पूरे विश्व की भी भाषाओं को जोड़ लेंगे, इतनी अधिक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं, इतनी सारी हमारी भाषाएं हैं, बोडो हैं और तमाम भाषाओं को पढ़ने की आवश्यकता है। आप कभी कभी उस भाषा के प्रबंधन को देखिए, उस भाषा के आप चिंतन को देखिए। कभी कभी हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि भारतवर्ष में जो भूगोल का जो चिंतन है वह तो है ही नहीं, वैज्ञानिक पद्धति ही नहीं है। मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी शक्तिपीठ हैं उसको जोड़ लो, जहां जहां माँ भगवती के अंग गिरे हैं वो सब हमारा भारत देश है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो अफगानिस्तान हो। इसीलिए आवश्यकता है उन चीजों को जानने की, समझने की। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे शंकराचार्य के बारे में सोचो, जब कोई भी परिवहन का साधन नहीं था, जब हमारे पास कोई भी दूर संचार के साधन नहीं थे, एक कालड़ी ग्राम का व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा पूरे भारत की यात्रा पर निकलता है और भारत की सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए अलग अलग जगह पर पीठों की स्थापना करता है। तो इसीलिए जब आप मैनेजमेंट पढ़ते हैं, जब आप तमाम तरह की चीजें पढ़ते हैं, जब आप कंप्यूटर पढ़ते हैं, आप बिल्कुल अच्छे से पाणिनि के अष्टाध्यायी को पढ़िए। आप जब नाटक पढ़ते हैं तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पढ़िए और ये भूल जाइए जो हमें बताता है कि हम तमाम वर्णों में बटे हुए लोग हैं, वर्गों में बटे हुए लोग हैं। आप यदि नाट्य शास्त्र को पढ़ेंगे तब वो कहते हैं भरत मुनि की यह पंचम वेद है। और पंचम वेद क्यों है कि जो दुख से व्यक्ति दुखी है, जो थका हुआ है, उसके मनोरंजन के लिए वो भगवान इंद्र से कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम पंचम वेद की रचना करना चाहते हैं और पूरे भारतवर्ष के भावों का अवगाहन करते हैं और कुल मिला के 36 और 1 अध्याय 37 अध्याय लिखते हैं, जिसमें कि उनको पूरे भाषा के चरित्र को लिख देते हैं, लोगों के चरित्र का चिंतन करते हैं, लोगों की वेशभूषा, खान पान, उनकी भाषिक संस्कृति, उनकी जो संस्कृति जन्य परिवेश है, उनकी भाषिक अभिव्यक्ति, सबको वो समाहित कर लेते हैं। इसीलिए इस प्रकार की चीजें जो हम लोगों को सिखाई गई है कि भारत में विभाजनकारी जो चिंतन को जन्म दिया गया, बिल्कुल ना सोचें। यदि ऐसा होता तो चारवाक हमारे देश में टिक नहीं पाता। जो कहता है हमेशा हम सबों को अक्सर सुनाया जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कि आपके कान में शीशे घोले गए यदि आपने वेदों का उच्चारण किया और तमाम चीजें। लेकिन आप जवाब दीजिए, जो हमारे यहाँ षट दर्शन है, आप देखिए कि चारवाक कहता है कि त्रयो वेद कर्तारस्य भांड धूर्ति निशाचरा। वो कहता है कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। वो बार बार सारी चीजों, सारी परंपरा को, हमारे षट दर्शन को चुनौती देता है और फिर भी इस देश में टिका रहता है। तो कौन कहता है कि हमारा लोकायत को हम सुनते नहीं है? इसी देश में महावीर भी हुए हैं, इसी देश में बुद्ध भी हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारी नई परंपराओं को कायम रखा। तो हमारी धरती ऐसी है जो विभिन्न परंपराओं को जगह देती है। इसीलिए आप सावधान रहें। जो इस प्रकार की संस्कृति इतने वर्षों से हम लोगों को सिखाई जाती रही है, उस बारे में आप साकांक्ष रहें और अपनी भाषा के प्रति, अपने चिंतन के प्रति बिल्कुल सोचते रहें। क्योंकि मैं हिंदी पढ़ाती हूँ और हिंदी में बहुत सारे विमर्शों को मैं पढ़ाती हूँ।
तो अक्सर आजकल एक विमर्श आता है, आप लोग भी पढ़ते होंगे, क्योंकि जब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यानी कि सतत विकास की बात करते हैं, जब एसडीजी गोल की यूएनओ की बात करते हैं, तो उसमें एक गोल आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। और सतत विकास की बातें करते हुए देखें कि हमारी भूमि को किस तरह से बंजर डाइक्लोफेमिक रिएक्शन से बंजर कर दिया गया। और आज वही भारत, वही पूरा विश्व फिर भारत की पुरातन पद्धति की ओर जा रहा है कि किस प्रकार से हम खेती करें, किस प्रकार से हम अपने पुआल से, गोबर से और तमाम प्राकृतिक उपादानों से खेत की उर्वरता को बढ़ाएं। और आज आप देखते हैं कि जिस तरह से उत्पादन को बढ़ाया गया, जिस तरह से डाइक्लोफेमिक रिएक्शन से आप देखिए कि कितनी बीमारियों ने जन्म ले लिया। इसीलिए आवश्यकता, हम नहीं कहते कि हम प्राचीनता की ओर जाएं, हम नवीन बने, लेकिन प्राचीन अपनी जो धारित्री की विशेषता है, धरती की विशेषता, जो चिंतन की परंपरा है, उसको हम समाप्त न करें। हम लोग आजकल एक शब्द आ गया है स्त्री पारिस्थितिकी यानी कि इकोफेमिनिज्म। हम फ्रांस कहता है कि हमारे यहाँ से इस चीज के चिंतन की शुरुआत हुई 1973 में। एक कविता आती है साइलेंट स्प्रिंग, और उसके बाद से वो लोग सोचने लगते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और सारी चीजें हुई और पूरी दुनिया एक ऐसी अवस्था में चली गई है जहां पर कि इकोफेमिनिज्म की आवश्यकता है। हम कहते हैं क्यों आप इकोफेमिनिज्म की बातें करते हैं? हमारे यहाँ तो दुर्गा सप्तशती में, जिसमें कहते हैं कि न जाने कितने मनवंतर की कथा है, उसमें सबसे पहले ही कहा जाता है कि मुझे याद नहीं है कि यावत भूमंडलं तिष्ठति, उसमें है कि तावत पुत्र पौत्री की मेदिन्यांग संतति। आप जब तक इस भूमंडल की रक्षा करेंगे तब तक, माँ कहती हैं कि तब तक मैं पुत्र और पौत्रिकी के साथ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। और फ्रांसवा द यूवॉन और नेस्ट्रा किंग की बात आती है और कहते हैं इकोफेमिनिज्म की वहां शुरुआत हुई। आप अपने देवी देवताओं को देखिए, हमारी परंपराओं को देखिए, जो नदियों की जल की सुरक्षा की, संरक्षण की और पवित्रता के साथ बातें करती है। हमारे हर देवी देवता के पास एक वृक्ष है, एक पुष्प है, एक पशु है। कहीं न कहीं जब मैं दत्तात्रेय को याद करती हूँ तो आप देखिए कि उनके पास गाय भी है, उनके पास कुत्ते भी हैं और तमाम चीजें। और हमारी जो भाषिक परंपरा, जो वाचिकता है, हर शब्द हमारे लिए कीलक मंत्र है। हम क्यों कंप्यूटर की और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स की ओर जा रहे हैं? हम लांग और परोल की बात करें, हम चॉम्स्की को पढ़ रहे हैं, हम दरिदा को पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं? आप अपने शब्दों के कीलक मंत्र को पढ़िए कि आप सिर्फ द्रांग बोलते हैं, हमें हमारे दत्त गुरु उपस्थित हो जाते हैं। हम कहते हैं, हनुमान उपस्थित हो जाते हैं। हम ओम गंग कहते हैं, गणपति आ जाते हैं। और इसीलिए आप अपने एक एक शब्द के महत्व को समझिए, आप अपनी वर्णमालाओं को समझिए। जो हमारा अघोष और सघोष है, जो हम सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट की बात करते हैं, जो हम बाइलेबियल साउंड की बात करते हैं, आप अपने जब ओ आई यू, जब अपने स्वर को याद करेंगे, देखिएगा कि कितने योग उसमें समाहित हैं। जिसमें हम कहते हैं कि ओ आई यू ग, आप देखिए कि वह नाभि से उसकी शुरुआत होती है और आकर के आप नेजलाइज वर्जन से होते हुए आप सीधे आगे निकाल देते हैं। आप उसके साइंटिफिक मेथड को दिखाइए। आपके स्कूलों ने आपको सिखाया होगा, उनकी भी मजबूरी है, नहीं तो लोग उनको निकाल देंगे। वो ABCD आपको सिखाते हैं, आप सीखिए जरूर। मैं तो कहती हूँ आप द्वात्री, पैच, सेस्त, वॉसिंग, जेवत, जैसे आप सारा रशियन, फ्रेंच सब कुछ सीखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जितनी भाषाओं को सीखेंगे आप अपनी भाषा के प्रति उतने ही जवाबदेह और जिम्मेदार होंगे। आपको अपनी लोक भाषा से उतना ही प्रेम होगा, क्योंकि मैं तो विद्यापति की जगह की हूँ, जिनके लिए देसिल बहना सब जन मिठा, तई तई सो जम पाऊँ भट्टा, कि देश का बहना सबको मीठा होता है। आप चाहे बर्गर खा लीजिए, चाहे कुछ भी खा लीजिए, लेकिन माँ जब ठकुआ और नमकीन भेजती है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसीलिए आप उस भाषिकता को देखेंगे कि जब हम इन सारी चीजों को, इसीलिए हम कहते हैं कि शब्दों के कीलक मंत्र को आप देखिए, और वहां पर जब यह भाव आता है, एक एक हम क बोलते हैं, ख बोलते हैं, ख में पूरा आकाश, पूरा ब्रह्मांड समाहित होता है। आप सब उम्र में बहुत छोटे हैं, इस बात की व्यापकता को भी नहीं समझेंगे, लेकिन आज जो मैं बात कह रही हूँ, ये सारी बातें कहीं न कहीं आपके हृदय में वो समय से निनादित करती रही होंगी। और आने वाले काल में, कालांतर में, जब आप देश में और विदेश में रहेंगे, तो आपको आज का जो मंच,
इस मंच से जो कुछ कहा जा रहा है उसकी भावना आपको आंदोलित करेगी, आंतरिक रूप से प्रेरित करेगी कि हम भारत के हों, क्योंकि हम एबोरिजिनल इंडियन नहीं होना चाहते हैं। जब भी कोई समस्या होती है वो आपको धक्के मार करके अपने देश से निकालते हैं। तो हमारी पढ़ाई किस काम की, जिस देश में हम जिए पढ़े और रहे उस देश का ही हम ना हो सके और दूसरे देश में चले गए, क्योंकि आपको उसकी आबो हवा सारी चीज़ें प्यारी है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपको आपका देश हमेशा याद करता है और हमेशा जगह देता है। इसीलिए अक्सर मैं कहती हूँ कि अपनी विरासत पर गर्व, जो चौथा प्रण है एकता और एकजुटता का। इसीलिए अंग्रेजों ने कहा था कि फूट डालो और राज करो, क्योंकि यदि हम सभी एक रहे तो उनके लिए संकट था। इसीलिए हमारी भाषाओं को उसने कहा कि मूर्स लैंग्वेज है, इसीलिए हम सबों को कहा टेराडिक्टिकल है, इसीलिए हमें कहा कि मूर्खों का देश है। अरे भाई, जब हम मूर्खों के देश थे तो ग्रियर्सन को क्या आवश्यकता थी कि इतने सारे भाषा सर्वेक्षण करें? जॉन जोशुआ केटलर को क्या आवश्यकता थी कि हम शब्दकोश बनाएं? क्यों बहुत सारे ऐसे गार्सा दादासी को क्यों आवश्यकता थी कि हिंदी साहित्य के इतिहास पर लिखें? क्या आवश्यकता थी अभी भी विदेशियों के लिए हमारा जो रीति साहित्य है, जो हमारा आदिकालीन साहित्य या जो भारतीय साहित्य है, या जो हमारी कृषि पद्धति है, या जो हमारी परिवार की स्थिति है, जो समाज की, जो हमारे कुटुंब का जो की पद्धति है, उसको जानने के लिए वो सभी आते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि हमारे यहाँ तमाम चीजें, तमाम आधुनिकता के साथ भी, तमाम सो कॉल्ड मॉडर्निटी और यांत्रिकता के बाद भी हमारा परिवार और हमारा समाज अभी भी बचा हुआ है। जब हमारी किसी माँ बहनों के साथ कोई बात होती है तो सारे युवा दौड़ पड़ते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। वो उस तरह की वामपंथी संस्कृति से आप अपने आप को निजात दिलाइए, जो बार बार कहीं ना कहीं जो अपने देश में अपनी भावना को नहीं तलाशता है, जो विदेश से, चीन से लेकर के हो ची मिन्ह को अपना वो मानता है, अपना आदर्श मानता है। तो इसीलिए बचिए, आप अपने आइडॉल को, आप अपने आदर्श को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को पहचानिए, और तब जाकर के जो आपकी पद्धति होगी, जो ज्ञान की परंपरा होगी, जिसको आप आत्मसात करेंगे, निश्चित रूप से वो महत्वपूर्ण होगी। ठीक इसी तरह से जो पांचवा प्रण है, नागरिकों में कर्तव्य की भावना। हम कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि ओ लेडी वी रिसीव बट व्हाट वी गिव। मैं सिर्फ लेना मैं क्यों सीखूं, मैं देना तो सीखूं, क्योंकि इस धरती ने हमें बहुत दिया है ना। इसीलिए ओ माँ, मैं तुम्हें और क्या दूं, मेरा सर्वस्व न्योछावर हो जाए, क्योंकि यदि यह न्योछावर नहीं होता तो हम और आप इतने सुरक्षित रूप में यहाँ पर उपस्थित नहीं होते। इसीलिए आवश्यकता है कि यह जो कर्तव्य की भावना है, यह जो ड्यूटी है, उसके बारे में सीखें। अक्सर मैं बात करती हूँ मानवाधिकार की, और मानवाधिकार में जब लोग अक्सर बताते हैं कि किस तरह से कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ और कौन से वहाँ पर चिंतन हुए, तो अक्सर मुझे भारतीय ज्ञान परंपरा के मुझे बुद्धिज्म के जो अष्टांगिक मार्ग है उसकी ओर ध्यान चला जाता है। अक्सर मुझे जैनिज्म के स्यादवाद की ओर ध्यान चला जाता है। अक्सर मुझे गांधी जी के सप्तभंगी न्याय की ओर चला जाता है, जिसके माध्यम से हम यदि अपनी सम्यक दृष्टि कर लें, सम्यक वाक कर लें, सम्यक कर्तव्य की भावना कर लें, सम्यक दृष्टि, सम्यक समाधि कर लें, तो निश्चित रूप से जो उसके 8 फोल्ड ऑफ पाथ हैं उसको हम सब कुछ क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे। आज हम लोग ट्रांसनेशनलिज्म की बातें कर रहे हैं, पराराष्ट्रीयतावाद की बात कर रहे हैं, और जब हमारे पूर्वज कहते थे कि अयं निजः परोवेति गन्ना लघु चेत सामुदार चेता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। आज आपके पास वाईफाई कनेक्शन आया है तो वसुधा आपको कुटुंब दिख रही है, और हमारे पास कब के महापुराण में यह कहा गया कि यह तेरा है, यह मेरा है। यह तो छोटी बुद्धि वाले बात करते हैं, है ना। और हमारे लिए जो उच्च कोटि के बुद्धि वाले होते हैं उसके लिए क्या है, यह वसुधा ही कुटुंब है। आपने देखा कि कोविड के समय में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी भाव को प्रेषित किया और उस वसुधा को कुटुंब माना। और जो इस तरह के समाज में जिस तरह से डाउन ट्रोडन व्यक्ति होते हैं, जिनको हम दरिद्र नारायण मान करके उनकी सेवा करते हैं, समाज का ऐसा विश्व का ऐसा देश
जिसको कोई देख नहीं रहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी उसकी ओर देखते हैं और दवाई और जो सुई और जो ऑक्सीजन के सिलेंडर वहां पर भेजते हैं। यह होती है विश्व दृष्टि। विश्व दृष्टि हेजीमनी की नहीं होती है, हड़प की नहीं होती है, अपने सामरिक शक्ति को दूसरे देशों को बेचने के लिए नहीं होती है, दूसरों के घर में आग लगा करके खुद को सोने की नहीं होती है। इसीलिए आप विस्तारवादी नीतियों की राजनीति को समझिए। भारत ने किसी को हड़पा नहीं, भारत ने किसी पर अपना साम्राज्य स्थापित नहीं किया। यह तो शांति का देश रहा है। आप देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यदि आप नोवेल की परिकल्पना करेंगे, आप उपन्यासों का अध्ययन करेंगे, तो आप देखेंगे कि भारत के चिंतकों को तो छोड़ दीजिए, पश्चिम के सारे चिंतकों ने बुद्ध से प्रेरित, बुद्ध के जीवन से प्रेरित सर्वाधिक ऐसे 44 उपन्यास लिखे। मुझे याद आता है कि हरमन हेस के सिद्धार्थ को मैं पढ़ती हूँ। आप लोगों को बहुत पतली सी किताब है, उसका हिंदी में भी अनुवाद है और जर्मन में भी और अंग्रेजी में तो है ही है। इसीलिए आप पढ़िए, आप तब समझेंगे कि हमारे लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आवश्यकता है कि हम इन सारी चीज़ों को जानें। और इसीलिए जो आप आधुनिक तकनीक से जो लैस हमारे युवा हैं, जो सबसे बड़े इस देश की शक्ति हैं, आप आधुनिकतम सोच के साथ, आत्मविश्वास के साथ, अपनी राष्ट्रीय संकल्पना के साथ जो आप इन्वेंशन करें, जो खोज करें, वह भारत के प्रति हो, भारत के लिए हो। और ऐसा ना हो, और हम नहीं चाहते हैं कि हम जब फिजिक्स आज तक मेरे भाई और हम लोगों ने पढ़ा, आप समझिए कि रादुका प्रकाशन ने और प्रगति प्रकाशन, रूस के साहित्यकारों ने किस तरह से हमारे पूरे बाजार पर, हमारे पुस्तकों पर कब्जा किया। और आज तक हेलेडी और रेसनिक से अधिक अच्छी कोई किताब अभी तक नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि हम लोगों ने इस बारे में सोचा नहीं। और इसीलिए आप देखें कि रादुगा प्रकाशन और प्रगति प्रकाशन की जो किताबें, मैं 7 वर्ष की थी, मैं संथाल परगना में रहती थी क्योंकि मेरे पिताजी वहाँ पोस्टेड थे। और वहाँ के छोटी सी पुस्तकालय में आज मैं सोचती हूँ JNU में आने के बाद कि वो सारी पुस्तकें वहाँ की छोटी सी लाइब्रेरी में पूरे रसिया से आती थी और भर भर करके आती थी। और किस तरह से आपको मार्क्सवाद का जहर आपको पिलाया जाता था। और इसीलिए आपके भारतीय तत्व को हम सबको ने समझा नहीं। वही पूरे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी वही चीजें हैं। इसीलिए जब हम बात करते हैं, हम आर्यभट्ट की बात करें, हम पाइथागोरस से पहले अपने देश की बात करें, शून्य का आविष्कार, अपने आयुर्वेद के बारे में सोचें। जब हम कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, इतनी सारी दवाइयाँ हैं, होटल है, तो हमें क्यों आवश्यकता है योग की? क्यों आवश्यकता है हम अच्छे संगीत, हम ध्रुपद और धमार के गायक को? इसीलिए अपनी गायकी के साथ, अपने पेंटिंग्स के साथ, अपने कलाओं के साथ, अपने आविष्कार के साथ, क्योंकि आयुर्वेद तो हमारे यहाँ का है, योग तो हमारे ही यहाँ का है। इसीलिए आप जब चिंतन करें, जब पढ़ें, तो आपके माध्यम से कुछ नया आविष्कार होना चाहिए, कुछ नई चीज़ें होनी चाहिए। और इसके साथ ही जो हम अपनी भाषा को, बोलियों को जो बचाने की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि यदि एक भाषा मर जाएगी, बस एक बार, क्योंकि हिंदी साहित्य की मैं छात्रा हूँ, आप यह समझिए कि यदि आपकी भाषा मर जाएगी, यदि आपके बोलने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो आपके शब्दकोश खत्म हो जाएंगे। आपके जो गांव की जो भाषा है, जो प्रोवर्ब है, जो लोकोक्ति है, जो इमेजेस हैं, जो बिंब हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे और आप उसी का अनुकरण करते रह जाएंगे, जिसमें कि आपके स्वत्व का बोध नहीं होगा और आपके पास जो भी वह बोध होगा वो विदेशज ही बोध होगा। इसीलिए आप सबों को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जिस देश के नागरिक हैं, वहाँ पर ईशावास्य उपनिषद लिखा गया और उसमें कहा गया कि तेन त्यक्तेन भुंजिथा, हम उतना ही ग्रहण करें जितनी की आवश्यकता है, हड़प नीति ना अपनाएं। क्योंकि मेरे पास पैसा है और हम पूंजीपति हैं तो सबको हड़प लेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि समाज का वह तबका जो बचा हुआ है, जो हाशिए पर है, उसको हम और आप ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा। इसीलिए हम आगे बढ़ें, लेकिन हम अपने जो समाज के लोग हैं उनकी भी हम रक्षा करें। हम संकल्प करें, जो हमारी समरस भावना है, जो सामंजस्य का भाव है, उसको टूटने न दें। हो सकता है आप सभी युवा हैं और छात्र हैं, आप लोगों को लगे कि कितना उबाऊ व्याख्यान है, हम जाते तो बर्गर और पिज्जा और न जाने, आप देखिए कि विदेशी कंपनियों को हमने कितनी जगह दे दी
रही है। और इस तरह से जो अपनी भोजन की संस्कृति है उसको भी हम भूल गए हैं। और वो संस्कृति हमारे अंदर कितने हमें अनस्मार्ट बना रही है, चिंतन से लेकर के, पेट से लेके, तमाम चीज़ों को लेके। तो आज का दिन इन्हीं चीज़ों को चिंतन करने का है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे बड़े बैठे हैं, बड़े चिंतक बैठे हैं, हमें उन्हें सुनना है। लेकिन मैंने जान करके सुनाया कि जो हमारे मनसबदार हैं, जो हमारे ग्रेट स्कॉलर हैं, जो हमारे परिवार के मुखिया हैं, वो भी हमको सुने, क्योंकि आपकी जो छात्रा है, आपकी जो नए नए शिक्षक हैं, वह क्या सोचते हैं, किस दिशा में सोचते हैं। और इसीलिए आज का यह व्याख्यान मैंने बिल्कुल भाव से आपको बोला है। कोई किताब की पुस्तक नहीं, कोई उद्धरण नहीं, बस आपके साथ संवाद का, क्योंकि मैं जो कुछ बोलूं आपके मन में भावों का संचार कर सके, बस यही मेरा उद्देश्य था। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।